यूनिट 7 के अंदर दो पोएम हैं, टू द नाइट और दूसरी हिम टू द स्पिरिट ऑफ नेचर। ये दोनों ही पोएम्स पीबी शैली ने लिखी हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम इन दोनों पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट डज एशिया रिप्रेजेंट इन हिम टू द स्पिरिट ऑफ नेचर। जो सेकंड पोएम है हिम टू द स्पिरिट ऑफ नेचर, उसके अंदर जो एशिया है, एशिया क्या रिप्रेजेंट करती है। इस पोएम के अंदर एशिया इंटेलेक्चुअल ब्यूटी और इस वर्ल्ड की सोल, इस वर्ल्ड की आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। इस वाली पोएम के अंदर दो कैरेक्टर हैं, एशिया और प्रोमेथियस। एशिया जो है वो स्पिरिट ऑफ लव है नेचर के अंदर, और प्रोमेथियस जो है वो स्पिरिट ऑफ लव है ह्यूमंस के अंदर, मैन के अंदर। ठीक है, तो एशिया रिप्रेजेंट करती है स्पिरिट ऑफ लव इन नेचर। क्वेश्चन 2, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लुक एट एशिया। एशिया की तरफ देखना क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं हम देख पाएंगे। क्योंकि एशिया की जो ब्यूटी है वो इतनी ज़्यादा डजलिंग है और इतनी अनबियरेबल है। जैसे कोई कुछ ज़्यादा ही चमकती हुई चीज़ होती है, उस पर हमारी आंखें नहीं टिकती, हम उसको देख नहीं पाते। उसी तरीके से एशिया की ब्यूटी है, अगर हम एशिया की ब्यूटी को देखेंगे तो हमारी आंखें उस पर टिक नहीं पाएंगी और वो इतनी ज़्यादा अनबियरेबल है कि हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द यूनियन ऑफ प्रोमेथियस एंड एशिया सिम्बलाइज। प्रोमेथियस और एशिया का यूनियन मतलब मिलन, क्या सिम्बलाइज करता है। सो प्रोमेथियस और एशिया का यूनियन सिंबलाइज करता है यूनियन ऑफ स्पिरिट ऑफ लव इन मैन विद स्पिरिट ऑफ लव इन नेचर, कि इसकी वजह से एशिया और प्रोमेथियस का जब मिलन होगा, इससे स्पिरिट ऑफ लव इन मैन उसका और स्पिरिट ऑफ लव इन नेचर इन दोनों का भी मिलन होगा, क्योंकि ये दोनों इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द वॉइस ऑफ एशिया कॉल्ड। एशिया की आवाज़ को क्या कहा गया है। एशिया की आवाज़ को लिक्विड स्प्लेंडर कहा गया है। स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव और लिक्विड स्प्लेंडर का मतलब है तरल वैभव। क्वेश्चन 5, वेयर हैज़ द सॉन्ग हिम टू द स्पिरिट ऑफ नेचर बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये जो सॉन्ग है हिम टू द स्पिरिट ऑफ नेचर, इसको कहाँ से लिया गया है। इस सॉन्ग को शैली के पोइटिक ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड से लिया गया है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम टू नाइट। जो पोएम है उनकी पीबी शैली की सेकंड वाली टू नाइट, उसका क्या मेन आइडिया है इस पोएम का। ये जो पोएम है टू नाइट, ये हमें शैली के इंटेंस लव के बारे में बताते हैं, जो नाइट की तरफ है, मतलब रात की तरफ जो उनका प्यार है, और पोइट का इनविटेशन है उसको बुलाने का, नाइट को, रात को बुलाने का एक इनविटेशन। क्वेश्चन 7, हाउ इज़ द डे डिपिक्टेड इन टू नाइट। टू नाइट जो पोएम है उसके अंदर डे को किस तरीके से डिपिक्ट किया गया है। टू नाइट पोएम के अंदर डे को एक थके हुए अनलव्ड गेस्ट की तरह बताया गया है। अनलव्ड गेस्ट मतलब अनचाहा मेहमान, जिसे हम प्यार नहीं करते लेकिन वो हमारे घर पे मेहमान आ जाता है। क्वेश्चन 8, व्हाट डज द नाइट डू टू द डे। नाइट जो है वो दिन के साथ क्या करती है। नाइट जो है वो दिन को अपने काले बालों के साथ उसको ढक देती है, उसको अंधा कर देती है, और डे को तब तक किस करती रहती है जब तक कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए और ख़ुद को इस सीन से हटा ना दे। मतलब दिन को रात जो है वो भगा देती है और खुद आ जाती है। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम टू नाइट। इस पोएम के अंदर शैली एक्सप्रेस करते हैं अपना डीप लव, अपना गहरा प्यार नाइट की तरफ। नाइट को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है और उसको एक लिविंग एंटिटी की तरह बताया गया है, जो कॉन्शियस है अपने एग्जिस्टेंस के लिए और दूसरों के एग्जिस्टेंस के लिए भी। मतलब जो लिविंग चीज़ें हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमको पता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उसी तरीके से नाइट को भी एक लिविंग बीइंग की तरह बताया गया है, बल्कि नाइट तो कोई लिविंग एंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। पोइट का नाइट के लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन है, और पोइट को ना तो मॉर्निंग अट्रैक्ट करती है और ना ही डे अट्रैक्ट करता है। पोइट के लिए ना तो नींद मतलब स्लीप, और ना ही डेथ में कोई भी अट्रैक्शन है। वो सिर्फ रात को चाहता है, रात को प्यार करना चाहता है पोइट नाइट के प्रति अपने लव को पोएम के अंदर ये जो लाइंस दी गई हैं इनमें एक्सप्रेस करता है। जैसे स्विफ्ट बी द फ्लाइट, कम लॉन्ग शॉट, कम सून सून। इन लाइंस के अंदर पोइट अपने लव को नाइट के लिए एक्सप्रेस करते हैं। पोइट नाइट की इमेजिनेशन एक एकांत मतलब एक लोनली और एक मिस्टी ईस्टर्न के मतलब पूर्वी गुफा में रहने के रूप में करते हैं, जहाँ नाइट जो है वो पूरे दिन
स्टार्स से सजी हुई एक ड्रेस पहनकर बैठी रहती है और जब रात अपीयर होती है तो वो अपने काले बालों से डे की आंखों को बंद कर देती है और डे को तब तक किस करती है जब तक कि वो डे थक ना जाए और वो उस सीन से डे रिटायर ना हो जाए, चला ना जाए। आगे नाइट को डिपिक्ट किया गया है कि वो सिटीज़ के ऊपर, सी के ऊपर, लैंड के ऊपर वेंडरिंग कर रही है और उनके ऊपर अपना स्लीपी इफ़ेक्ट, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनके ऊपर स्लीपी इफ़ेक्ट डाल रही है, उनको सुला रही है। इस पोएम के अंदर और भी पिक्चर्स हैं, जैसे जो सन है वो ऊपर हाइट के ऊपर राइड कर रहा है और ड्यू वैनिश हो रही है, मतलब ओस की जो बूंदें हैं वो गायब हो रही हैं। और यहाँ पे फ्लावर्स के भी पिक्चर्स हैं, ट्रीज़ के भी पिक्चर्स हैं पोएम के अंदर। मतलब ऐसे पिक्चर्स नहीं हैं जैसे एक फ़ोटो हम देखते हैं, लाइंस के अंदर इस तरीके से जब हम पोएम को रीड करते हैं तब हमारे अंदर जो इमेजिनेशन क्रिएट होती है उस पिक्चर की बात हो रही है। फ्लावर्स और ट्री की जो पिक्चर्स हैं वो नून मतलब दोपहर के हैवी वेट की वजह से ऑप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं। वेरी डे को मतलब जो थका हुआ दिन है उसको एक अनलव्ड गेस्ट की तरह डिपिक्ट किया गया है, जो सबसे एप्रोप्रिएट सिमिली है इस पोएम में। और इस पोएम के अंदर मेलनकली का एटमॉस्फेयर है, मतलब उदासी भरा वातावरण है। इन शॉर्ट इस पोएम के अंदर शैली के लिरिकिज्म की सारी क्वालिटीज़ हैं। ये पोएम एक रिमार्केबल है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, लैंग्वेज के और आइडियाज़ की। इस पोएम के अंदर कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही इसकी लैंग्वेज और ना ही इसकी थीम। मोस्ट ऑफ अस, हम सब में से बहुत सारे लोगों का नाइट की तरफ लव नहीं होगा जैसे कि शैली का है। येट समहाउ हमें इस पोएम के अंदर जो राइटर हैं उसके सेंटिमेंट्स को शेयर करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसका मतलब सिर्फ यही है कि जैसे ही हम इस पोएम को पढ़ते हैं हम इस पोएम के स्पेल के अंडर आ जाते हैं। स्पेल का मतलब इस पोएम के जादू के अधीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम हिम टू द स्पिरिट ऑफ नेचर। बहुत सारी जो शैली की पोइट्री है वो रियल ह्यूमन लाइफ से बड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर सब्सटेंस की काफ़ी कमी है, ये बड़ी ही एरी और अनरियल हमें पोएम्स लगती हैं। उनकी काफ़ी सारी पोएम्स के अंदर एक डेफिनेट मीनिंग जो है उसकी तलाश करना बड़ा ही व्यर्थ काम है, क्योंकि ऐसा कुछ मिलता नहीं है। और ये वाली पोएम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। इस पोएम में जो 4 स्टैंजास हैं उसके अंदर हमें कुछ भी लॉजिकल, कोई क्लियर कट थॉट नहीं मिलता है। पोएम बड़ी ही वेग है, बड़ी ही हैज़ी है और ना ही क्लियर है और ना ही डेफिनेट है। इन स्टैंजास की क्वालिटी जो है वो बड़ी ही ड्रीम लाइक है, लेकिन इस सॉन्ग को शैली का सुप्रीम एफर्ट माना जाता है। एज़ फार एज अगर हम सेंस या इस पोएम के मीनिंग की बात करें तो बड़ी ही कंफ्यूजिंग पोएम है। हमारी फीलिंग्स को इस पोएम की लास्ट लाइन के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इसके मीनिंग को हटाकर ये जो पोएम है ये शैली की एक फेनिस्ट लिरिक है। इसकी मेलोडी और म्यूज़िक अनचेंटिंग है, मतलब मनमोहक है, और इसके वर्स की जो स्वीटनेस है वो बड़ी ही डिलीशियस है, स्वादिष्ट है।